नमस्कार, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक। एक बेहद महत्वपूर्ण सत्र लेकर हम फिर से हाजिर हैं और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है बुद्धि के परीक्षण। प्रिय विद्यार्थियों, बुद्धि के परीक्षण मनोवैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक अनुसंधान का विषय रहे हैं कि किस प्रकार से बुद्धि को नापा जाए और किस प्रकार से यह तय किया जाए कि एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता दूसरे व्यक्ति से कम या ज्यादा है। और इसी को लेकर विभिन्न प्रयोग होते रहे और अंत में बुद्धि के कुछ विशिष्ट परीक्षण ऐसे सामने आए जिनको आने वाले समय में हम अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं और जिनसे अक्सर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब एक चीज मैं यहां पे बता दूं कि हम जो परीक्षण डिस्कस करेंगे उनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि बुद्धि के परीक्षणों से जो सवाल बनते हैं वो मोटे मोटे तौर पर एक ही टाइप के सवाल बनते हैं और उस टाइप को आपको हमेशा याद रखना है, कंठस्थ रखना है। दूसरी चीज, ये जो लेक्चर है ये अगर ज्यादा लंबा हुआ तो दो भाग में, दो वीडियोज में आपको मिल जाएगा, अन्यथा आपको एक वीडियो में ये पूरा लेक्चर मिलेगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं बुद्धि के परीक्षण के प्रकार की। तो प्रिय विद्यार्थियों, बुद्धि के परीक्षण के दो प्रकार हो सकते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार। पहला प्रकार वो जिसके अंतर्गत यह देखा जाए कि बुद्धि के जो परीक्षण है उसमें किस प्रकार के एकांश या किस प्रकार के आइटम इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार के एकांश इस्तेमाल हो रहे हैं। अब एकांश इस्तेमाल दो तरीके से हो सकते हैं। या तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर परीक्षण हो जो साक्षर हो, पढ़े लिखे हो, तो उनके लिए जो आइटम या जो चीजें इस्तेमाल हो परीक्षण में वो भाषा से जुड़ी हुई हो, उनको कोई प्रश्न पूछे जाए, प्रश्न का लिखित या मौखिक उत्तर उनसे लिया जाए, तो ऐसे बुद्धि परीक्षण तो कहलाते हैं वाचिक बुद्धि परीक्षण, या फिर जिनको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहते हैं, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। और कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जो उन लोगों पर किए जाते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो या फिर निरक्षर हो, तो ऐसे बुद्धि परीक्षणों को कहा जाता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो आपके सामने दो चीजें यहां पर सबसे पहले क्लियर हुई कि एकांशों के आधार पर बुद्धि परीक्षण को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली चीज वाचिक बुद्धि परीक्षण, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, और दूसरी चीज अवाचिक बुद्धि परीक्षण, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब आइए वाचिक और अवाचिक बुद्धि परीक्षण की कुछ सामान्य विशेषताओं को देखकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाचिक बुद्धि परीक्षण की, जिसको हम कहते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, वाचिक बुद्धि परीक्षण, जिसको कई बार कई पुस्तकों में शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी लिखा जाता है, ये जो वाचिक बुद्धि परीक्षण है, ये जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ये किन लोगों पर प्रयोग किया जाएगा? तो आपको जैसा कि मैंने बता दिया कि ये बुद्धि परीक्षण उन लोगों पर किया जाता है जो साक्षर हों। तो इस परीक्षण का उपयोग साक्षर लोगों पर किया जाता है। तो यह बात आपको याद रहेगी, साक्षर लोगों पर किया जाता है। साक्षर लोगों पर किया जाता है तो यह फैक्ट है कि इस परीक्षण में भाषा का प्रयोग होगा। यह बात आप याद रखिएगा, इस परीक्षण में भाषा का प्रयोग होता है। तो यह पॉइंट भी आपको क्लियर है। पहला पॉइंट, इस परीक्षण का उपयोग साक्षर लोगों पर किया जाता है। दूसरा पॉइंट, इस परीक्षण में भाषा का उपयोग होता है या भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब अमूमन इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, वो आप याद रखिएगा। इसे अक्सर पेंसिल पेपर टेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेंसिल पेपर टेस्ट। क्योंकि जिनको भाषा का ज्ञान होगा, जाहिर सी बात है वही पेंसिल पेपर का इस्तेमाल कर पाएंगे। और
अक्सर एक चीज और देखी जाती है कि इन परीक्षणों में अधिकांशतः जिस चीज का परीक्षण होता है, क्योंकि हम बुद्धि के सिद्धांत पढ़ चुके हैं, बुद्धि के सिद्धांत में हमने चार्ल्स स्पीयरमैन का द्विकारक टू फैक्टर थ्योरी पढ़ा है, और उसके आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि इस परीक्षण में, वाचिक बुद्धि परीक्षण में जिसका परीक्षण होता है सामान्यतः, वो होता है जी फैक्टर यानी कि सामान्य कारक। तो ये यहां पर हम लिख लेते हैं, क्या है पॉइंट, इन परीक्षणों में सामान्य कारक की मात्रा, सामान्य कारक की मात्रा का मतलब वही बात हो गई कि जी फैक्टर को ये सबसे ज्यादा मापन की कोशिश करी जाती है कि मात्रा अधिक होती है। सामान्य कारक की मात्रा अधिक होती है इन परीक्षणों में। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट एक मनोवैज्ञानिक का नाम है जो आपको याद रखना है। हालांकि परीक्षा में बहुत कम संभावना है पूछा जाए, लेकिन आपको याद रखना है कि इंग्लैंड में इस प्रकार के परीक्षण का, बुद्धि परीक्षण का जो प्रचार प्रसार हुआ, उसका श्रेय जाता है थॉमसन नामक एक मनोवैज्ञानिक को। तो लिखिए, इंग्लैंड में शाब्दिक परीक्षण का प्रचार, शाब्दिक यानी वाचिक, एक ही चीज है। कई पुस्तकों में आपको शाब्दिक लिखा हुआ मिलेगा, कई पुस्तकों में आपको वाचिक मिलेगा। शाब्दिक परीक्षण का प्रचार थॉमसन द्वारा किया गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रहेगा। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की जो विशेषता है उससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हमने देखे। अब आइए हम अवाचिक या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं। अवाचिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अवाचिक को अशाब्दिक भी कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो आप यही याद रखिएगा, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं नॉन वर्बल, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं। आइए, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को लेकर सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि वो साक्षर लोगों पर होता था, ये जो टेस्ट है, ये जो बुद्धि परीक्षण है, ये ज्यादातर निरक्षर लोगों पर या ऐसे लोगों पर जिनको भाषा का कम ज्ञान हो, कम पढ़े लिखे लोगों पर प्रयोग होता है। तो इस परीक्षण का उपयोग निरक्षर अथवा कम पढ़े लिखे लोगों पर होता है। ठीक है, निरक्षर लोगों पर होगा, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके ऊपर इसका परीक्षण होगा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो आपको ये याद रखना है कि इस परीक्षण में भाषा का उपयोग नहीं होता। अब आप कहेंगे कि साहब भाषा का उपयोग नहीं होता तो फिर क्या होता है, क्योंकि वहां तो व्यक्ति को भाषा आती थी तो उससे ऐसे कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते थे। यहां पर भाषा का ज्ञान नहीं होने के कारण जो व्यक्ति होता है, जो प्रयोज्य होता है, एक शब्द हम आगे बहुत बार इस्तेमाल करेंगे, प्रयोज्य। प्रयोज्य का मतलब उस व्यक्ति से है
जिस व्यक्ति के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो जो प्रयोज्य होता है, जो व्यक्ति होता है, उससे प्रश्न, भाषिक प्रश्न ना पूछकर उससे कुछ एक्टिविटीज करवाई जाती है, उससे कुछ क्रियाएं करवाई जाती है, उससे कुछ क्रियाएं करवाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर कुछ क्रियाएं करवाई जाती है, इसमें कुछ क्रियाएं व्यक्ति से मतलब उसको कोई क्रिया करवाई, उससे उससे कोई चित्र दे दिया और कह दिया कि इस चित्र में जो रिक्त स्थान है वो कौन से चित्र से पूरा होगा, चित्र में कोई त्रुटि निकालो। इस तरह की जितनी भी गतिविधियां होती है वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की हमने कुछ विशेषताएं देखी। अब हम अभी तक बात कर रहे थे एकांशों के आधार पर किस प्रकार से बुद्धि परीक्षण होता है। प्यारे विद्यार्थियों, बुद्धि परीक्षणों की जब शुरुआत हुई तब एक ही व्यक्ति पर परीक्षण होता था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका को बहुत सारे सैनिकों की जरूरत पड़ी तो अमेरिका के जो मिलिट्री थी उन्होंने सोचा कि कैसे ये तय कर पाए कम समय में ज्यादा लोगों से कि इनमें से कितने लोग सैनिक बनने लायक है और कितने नहीं। तो वहां पर फिर एक और प्रकार के बुद्धि परीक्षणों ने जन्म लिया और वहां से हम हमारी यात्रा को आगे ले जाते हैं, और वो है क्रियान्वयन के आधार पर। किस प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है, फंक्शन किस प्रकार से हो रहा है, उसके आधार पर भी बुद्धि परीक्षणों को दो भागों में वर्गीकृत कर लिया जाता है, जिसमें पहला तरीका है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत को हम कहते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब वो बुद्धि परीक्षण जो एक समय पर केवल एक ही व्यक्ति पर किए जा सके, जो एक समय पर केवल एक ही व्यक्ति पर किए जा सकें। और सामूहिक यानी कि ग्रुप, वो बुद्धि परीक्षण जो एक समय पर एक से अधिक लोगों पर किए जा सके। और सामूहिक बुद्धि परीक्षणों की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है प्रथम विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही ये सारी चर्चा सामने आती है, जो कि बुद्धि परीक्षण को सामूहिक वाले खंड में बांट देती है। तो पहले हम व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण की भी कुछ विशेषताएं समझेंगे और फिर हम हमारी यात्रा को आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट या पर्सनल इंटेलिजेंस टेस्ट भी इसे कहा जाता है। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि यह परीक्षण एक समय पर एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है, ठीक है। यह परीक्षण एक समय पर एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है। यह परीक्षण एक समय पर एक व्यक्ति पर किया जा सकता है। अब मुझे बताइए कि जब एक समय पर एक व्यक्ति पर कोई परीक्षण किया जाएगा और मुझे 50 लोगों के ऊपर परीक्षण करना है, मुझे 50 लोगों की बुद्धि के बारे में जानना है, तो क्या ज्यादा टाइम नहीं लगेगा? क्या ज्यादा पैसा नहीं लगेगा? आपका जवाब होगा हां। तो याद रखिएगा, जो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण होते हैं, जो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं, वो समय और धन दोनों के हिसाब से ही बड़े खर्चीले उपागम होते हैं, बड़ी खर्चीली अप्रोच होती है। तो लिखिए, यह समय व धन के दृष्टिकोण से खर्चीली प्रणाली है।
खर्चीली प्रणाली है। समय और धन दोनों के दृष्टिकोण से ये जो बुद्धि परीक्षण है ये बड़े खर्चीले होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि जब एक परीक्षक एक ही व्यक्ति के ऊपर परीक्षण कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो उससे कुछ बात करेगा, उसके साथ एक तरह का सौहार्द स्थापित करेगा, उसकी भावनाओं को जानने की कोशिश करेगा। तो इस परीक्षण की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि जो परीक्षक होता है उसको व्यक्ति की निजी भावनाओं से जुड़ने का अवसर मिलता है और इसके लिए आवश्यक भी है कि परीक्षक जो है वो प्रयोज्य के साथ या व्यक्ति के साथ एक प्रकार का सौहार्द स्थापित करे, एक प्रकार का सौहार्द स्थापित करे। सौहार्द का मतलब उसके साथ अच्छी भावनाएं रखें, उसके साथ वो जुड़े, इंटीमेट हो, उसके साथ इमोशनल अटैच हो ताकि उसकी भावनाओं को समझे, और इसका अवसर भी पर्याप्त रूप से इस परीक्षण में मिलता है। तो यहां पर ये एक पॉइंट बन जाता है। क्या पॉइंट बनेगा कि परीक्षणकर्ता परीक्षार्थी से सौहार्द स्थापित करे और उसकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहे। संवेदनशील रहे, ये एक पॉइंट है। अब जब इंडिविजुअली कोई टेस्ट है, तो इंडिविजुअली जितने भी टेस्ट हो रहे हैं इसमें हो सकता है उस व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछा जाए जिस प्रश्न का वो लिखकर या बोलकर या किसी गतिविधि के द्वारा उत्तर दे दे। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर, यहां पर प्रश्न का उत्तर लिखित, मौखिक या क्रियाओं द्वारा दिया जा सकता है। प्रश्न का उत्तर लिखित रूप से दिया जा सकता है, प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जा सकता है, प्रश्न का उत्तर किसी भी क्रिया या गतिविधि को करके भी दिया जा सकता है। तो यही वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण है जिसको इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। अब वैयक्तिक के बाद दूसरा जो आता है हमारे सामने वो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जिसको हम ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। और ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट जब मैं कह रहा हूं तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है कि यह एक साथ, यह परीक्षण एक साथ एक समय पर एक से अधिक लोगों के साथ किया जा सकता है। ठीक है, एक साथ एक समय पर एक से अधिक लोगों के साथ किया जा सकता है। इन परीक्षणों की शुरुआत कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। हम आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट जब पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर भी हो जाएगा।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंतर्गत कि ये जो परीक्षण जब एक समय पर एक से अधिक लोगों के साथ किए जा सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। तो एक पॉइंट यहां बनता है कि इसमें परीक्षणकर्ता को परीक्षार्थी की निजी भावनाओं से जुड़ने का समय नहीं मिल पाता। इसमें परीक्षणकर्ता को परीक्षार्थी की, क्योंकि बहुत सारे लोगों पर एक साथ यह परीक्षण हो रहा है तो कैसे समय मिल पाएगा। लेकिन जब बहुत सारे लोगों पर यह परीक्षण हो रहा है तो समय और धन के दृष्टिकोण से यह एक उचित व्यवस्था है। समय व धन के दृष्टिकोण से कम खर्चीली व्यवस्था है, क्योंकि इसमें धन भी कम लगेगा, समय भी कम लगेगा और कम समय और धन का उपयोग करके ये परीक्षण जो है वो बहुत इजीली किए जा सकते हैं। अब यहां पर आपके दिमाग में एक विचार आना चाहिए कि सर आपने दो प्रकार के परीक्षण बता दिए, आपने बताया शाब्दिक, आपने बताया अशाब्दिक, आपने बताया वाचिक, आपने बताया अवाचिक। तो क्या इस प्रकार से कोई चीज हो सकती है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो हैं वो शाब्दिक भी हो सकता है ना भाई, व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति का परीक्षण हो तो वो शाब्दिक भी हो जाए और अशाब्दिक भी हो जाए। दो चीजें यहां पर आपको याद रखनी है। और ठीक इसी प्रकार से जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी पहले तो हो जाए ऐसे लोगों पर जो पढ़े लिखे हों, यानी कि सामूहिक शाब्दिक या सामूहिक वाचिक कुछ भी कह दो, ठीक है, और सामूहिक अवाचिक या अशाब्दिक कुछ भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं ना। तो यहां पर मॉरल ऑफ द स्टोरी ये रही कि मुझे 4 प्रकार के परीक्षण मिल गए। याद करिए 4 प्रकार के परीक्षण। पहला व्यक्तिगत शाब्दिक, यानी व्यक्तिगत परीक्षण लेकिन उन लोगों पर हो जो पढ़े लिखे हों। दूसरा व्यक्तिगत अशाब्दिक, व्यक्तिगत परीक्षण एक समय पर एक ही व्यक्ति पर हो लेकिन ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं हो। तीसरा सामूहिक शाब्दिक, समूह पर हो लेकिन पढ़े लिखे लोगों के समूह पर हो। और दूसरा समूह पर हो लेकिन वो जो समूह हो वो पढ़ा लिखा नहीं हो। ये 4 प्रकार के परीक्षण हैं और इन्हीं 4 वर्गीकरण को हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे, समझेंगे। और आपकी परीक्षा में भी मैंने जो कहा था ना, एक टाइप का क्वेश्चन आता है, चाहे आप कोई भी परीक्षा दो, ज्यादातर जो प्रश्न हमसे पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित परीक्षण बुद्धि के परीक्षणों के कौन से वर्गीकरण के अंतर्गत आता है या कौन से वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता। तो ये टॉपिक मैं ये कहूंगा कि समझने से ज्यादा रटने वाला है। आपको चीजें याद रखनी है, आपको नाम याद रखने हैं, उसके साथ अगर किसी मनोवैज्ञानिक का नाम हो तो वो याद रखना है, और 2-4 अगर कोई फैक्ट्स हो उसके साथ जुड़े हुए तो उनको भी याद रखना है। आइए अब हम शाब्दिक, अशाब्दिक, सामूहिक, व्यक्तिगत, वाचिक सब प्रकार के परीक्षणों का जो 4 हमने यहां पर निचोड़ निकाला है, इन चारों को लेकर उसको समझते हुए अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, मैं एक बार पुनः दोहरा दूं, व्यक्तिगत शाब्दिक, व्यक्तिगत अशाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक, सामूहिक अशाब्दिक। एक और चीज जो यहां पर मैं आपको बताऊं
कि बुद्धि के परीक्षणों में एकांश के अंतर्गत जब हम अवाचिक या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण पढ़ रहे थे, तो अवाचिक बुद्धि परीक्षण वो थे जिनका उपयोग किसी निरक्षर या कम पढ़े लिखे व्यक्ति पर किया गया था, और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वही होते हैं साथियों जिन बुद्धि परीक्षणों को निष्पादन परीक्षण या क्रियान्वयन परीक्षण कहा जाता है। याद रखिएगा, तो इन्हीं बुद्धि परीक्षणों को परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं। यह पॉइंट मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, अवाचिक बुद्धि परीक्षणों को ही परफॉर्मेंस टेस्ट कहा जाता है इन्हें, क्योंकि इसके अंदर आपको क्रियाएं ही तो करनी है, आपको कोई एक्टिविटी तो दोहरानी है, तो इन्हें क्रियान्वयन अथवा निष्पादन परीक्षण परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्रियान्वयन या निष्पादन परीक्षण भी अवाचिक बुद्धि परीक्षणों को ही कहा जाता है। अब आइए एक एक करके हम सबको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमारे सामने परीक्षण है वो है वैयक्तिक वाचिक बुद्धि परीक्षण। कौन से? वैयक्तिक वाचिक बुद्धि परीक्षण, यानी कि इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट। ठीक है, एक व्यक्ति पर हो रहे हैं लेकिन पढ़े लिखे व्यक्तियों पर हो रहे हैं, और इस श्रृंखला में, इस कड़ी में जो नाम सबसे ज्यादा उपयोगी है उनमें पहला नाम आता है बिने साइमन का। तो याद रखिएगा, बिने साइमन परीक्षण, वही बिने साइमन जिनको पहले बुद्धि परीक्षण के लिए जाना जाता है। दूसरा इसमें आता है गोडार्ड परीक्षण। आप कहेंगे गोडार्ड कौन है? हेनरी गोडार्ड, जैसा कि मैंने बताया था कि फ्रेंच भाषा में तैयार हुए बिने साइमन परीक्षण का जिन्होंने अंग्रेजी रूपांतरण तैयार किया था वो हेनरी गोडार्ड। तो गोडार्ड का परीक्षण भी इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो तीसरा आता है वो आता है टर्मन परीक्षण। तो टर्मन का भी जो परीक्षण है, जिसके अंदर स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट जो है, आपको अगर याद हो तो स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट कौन सा? जो 1916 में लुई टर्मन ने तैयार किया था बिने साइमन परीक्षण का संशोधन करते वक्त, वो टर्मन परीक्षण भी इसी के अंतर्गत आता है, वैयक्तिक वाचिक बुद्धि परीक्षण, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट के अंतर्गत। अब इसको लेकर 2-3 बातें हैं जो हमें याद रख लेनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आपको याद रखना है वो ये कि ये जो वैयक्तिक वाचक बुद्धि परीक्षण, वापिस वही बात है, साक्षर लोगों पर दोहराया जाता है, साक्षर लोगों पर इसका प्रयोग होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें पेंसिल पेपर टेस्ट है। पेपर टेस्ट है। तीसरा पॉइंट इसके अंतर्गत 3 से 15 वर्ष के बच्चों पर इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे हमने जब बुद्धि लब्धि को पढ़ा था तब मैंने बताया भी था कि बिने साइमन ने जो ये परीक्षण किया था ये करीब 3 से 15 वर्ष के बच्चों पर था। तो 3 से 15 वर्ष के बच्चों पर इसका प्रयोग होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाषा का प्रयोग इसमें होता है। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको याद रखना है कि टर्मन मेरिल स्केल जो कि वाचिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आती है, उसका हिंदी अनुशीलन जिस संस्था ने तैयार किया है वो उत्तर प्रदेश की मनोविज्ञान शाला है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की मनोविज्ञान शाला ने प्रदेश की मनोविज्ञान शाला ने
इसका हिंदी अनुशीलन तैयार किया। हिंदी अनुशीलन तैयार किया। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो वैयक्तिक वाचिक बुद्धि परीक्षण से हमें जानने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बिने साइमन के परीक्षण के जितने भी अनुशीलन है, जितने भी आगे संशोधन आए, वो सभी इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बच्चे से पूछ लिया जाए कि अपना नाम बता दो, अंग पूछ ली जाए कि आंख कहां है, नाक कहां है। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो इसके अंतर्गत होते हैं। और कुछ इस तरह के प्रश्नावली के जरिए, पेंसिल पेपर टेस्ट के जरिए व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, व्यक्तिगत रूप से और वाचिक रूप से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और अब हम व्यक्तिगत अवाचिक बुद्धि परीक्षण देख रहे हैं, यानी कि वो इंडिविजुअल टेस्ट जो कि प्रयोग में आते हैं उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं या थोड़े से निरक्षर हैं। तो ऐसे आप एक नाम याद रखिए, जैसा मैंने कहा था कि अवाचिक बुद्धि परीक्षण को ही हम क्रियात्मक या निष्पादन परीक्षण भी कह देते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पिंटनर पैटरसन का टेस्ट। पिंटनर पैटरसन टेस्ट। एक चीज आप याद रखिएगा कि आपकी परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है वो है कि पिंटनर पैटरसन या इसके आगे वाले जो परीक्षण है, गोडार्ड है, सेंग्वाइन है, भाटिया क्रियात्मक परीक्षण है, ये दरअसल कौन से वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। हालांकि हम डिटेल में भी चीजें पढ़ेंगे, डिटेल में भी उन्हें याद रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको परीक्षण किस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है यह याद रखना खासा जरूरी है। अब आइए पिंटनर पैटरसन परीक्षण के बारे में इंपॉर्टेंट बात याद रख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि इसका निर्माण 1917 में हुआ था। इसका निर्माण 1917 में हुआ था, पहला पॉइंट। इसके अंतर्गत कुल 15 परीक्षण हैं। याद रहेगी ये बात, अंतर्गत कुल 15 परीक्षण हैं। ठीक है, अब ये 15 परीक्षण जो हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? तो 7 आकार फलक परीक्षण, FO फॉर्म बोर्ड टेस्ट, 6 चित्र पूर्ति परीक्षण, उसके अलावा स्मृति विस्तार, व अन्य पहेलियां इसमें शामिल हैं। बस इतनी सी ही बातें याद रखनी है। अब हम जो भी परीक्षण पढ़ेंगे सबसे जुड़ी हुई कोई एक दो बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो पिंटनर पैटरसन टेस्ट जो है व्यक्तिक अवाचिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है, इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट के अंतर्गत आता है। इसके बारे में हमने जाना। इसके बाद आते हैं मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट के बारे में। मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट आपने देखा होगा। ये मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट का एक मैं सिनॉप्सिस भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है मेरिल पामर टेस्ट का, उसके कवर पेज से मैंने लिया है। और यहां पर आप देखिए, हम बच्चों से इस तरह के खेल कई बार करवाते भी हैं। कोई ब्लॉक पे ब्लॉक का एक ढांचा तैयार किया जाता है बच्चों के द्वारा, बच्चे घरों में अक्सर इस तरह के खेल खेलते भी हैं। तो यही टेस्ट उनकी बुद्धि के मापन के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर पहला बनता है वो ये कि इसमें ब्लॉक की सहायता से एक ढांचे का निर्माण किया जाता है। क्या है? ब्लॉक की सहायता से
ब्लॉक की सहायता से ढांचे का निर्माण, ढांचे का निर्माण, ये याद रखिएगा आप। ढांचे का निर्माण बच्चे को करना होता है, जो निर्माण उसे ब्लॉक्स की सहायता से करना होता है। आप इस तस्वीर में बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़ा हुआ एक और पॉइंट जान लेते हैं, और वो ये है कि यह परीक्षण 18 माह से 4 वर्ष तक के बच्चों पर किया जा सकता है। तो 18 माह से 4 वर्ष के बच्चों पर यह परीक्षण बहुत ही सरलता पूर्वक इसे कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें 19 परीक्षण शामिल हैं, यह एक पॉइंट आपको और याद रखना है। तो इसके अंतर्गत 19 परीक्षण शामिल हैं, परीक्षण सम्मिलित हैं। बस इतनी सी बात है जो आपको याद रखनी है। तो ये हमने मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट जो है उसको देखा कि ब्लॉक्स की सहायता से बच्चे को ढांचे का निर्माण करना होता है। उसमें कुछ अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। इसके अंतर्गत 19 परीक्षण सम्मिलित हैं, लेकिन प्रश्न जिस प्रकार का सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है वो ये है कि यह परीक्षण किसके अंतर्गत आता है। तो व्यक्तिक अवाचिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण को रखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोर्टियस भूल भुलैया या पोर्टियस मेज परीक्षण की। हमने अक्सर अखबारों के अंदर इस तरह की भूल भुलैया के प्रश्न जरूर देखे होंगे कि एक तरफ एक व्यक्ति होता है, एक तरफ एक खजाना होता है और कहा जाता है कि इस व्यक्ति को खजाने तक पहुंचाइए। और इस तरह के प्रश्न हमने अक्सर अखबारों के अंदर, रविवारी पत्रिकाओं में, बच्चों की पत्र पत्रिकाओं में जरूर पढ़े होंगे। हमें बहुत मजा भी आता होगा ऐसे प्रश्नों को हल करने में। यही जो भूल भुलैया नामक जो एक गतिविधि है, मेज टेस्ट जो है, ये इंटेलिजेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है और इसका नाम होता है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, जो कि वैयक्तिक अवाचिक बुद्धि परीक्षण इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट के अंतर्गत हमारा तीसरा परीक्षण है। क्योंकि इससे पहले हम 2 पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने देखिए मेरिल पामर पढ़ लिया है, इससे पहले हमने पिंटनर पैटरसन पढ़ा है। अब हम बात करते हैं पोर्टियस के भूल भुलैया परीक्षण की, और इसमें पेंसिल का भूल भुलैया के लिए उपयोग होता है। पेंसिल द्वारा भूल भुलैया को हल करवाया जाता है, हल करवाया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, कितने बच्चों पर इसका, कितने वर्ष तक के बच्चों पर इसका प्रयोग होता है? तो 3 से 14 वर्ष के बच्चों पर यह प्रयोग होता है। 3 से 14 वर्ष के बच्चों पर इसका प्रयोग होता है। ये आपको देखो फैक्ट्स हैं, याद करने हैं, समझने जैसा इसमें कुछ नहीं है। फैक्ट्स हैं, याद करने हैं। सीधे सीधे कोई प्रश्न आ जाए तब भी हम हल कर लें, और ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा तब भी हम इनको हल कर लें। तो 3 से 14 वर्ष के बच्चों पर इसका प्रयोग होता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसके अंदर जो भूल भुलैया है उसका डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाता है, और एक प्रयोज्य को, एक बच्चे को 2 बार मौका इसमें दिया जाता है। तो यहां पर एक पॉइंट और यहां पर बन जाता है कि प्रयोज्य को 2 बार अवसर दिया जाता है। प्रयोज्य को 2 बार अवसर दिया जाता है। हाँ, जो 14 से माफ कीजिएगा 12 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उन्हें 4 बार अवसर दिया जाता है। उन्हें 2 बार नहीं दिया जाता, उन्हें 4 बार अवसर दिया जाता है। तो 12-14 साल के, 12 से 14 वर्ष के बच्चों को 4 अवसर दिए जाते हैं। 4 अवसर दिए जाते हैं।
और डिफिकल्टी लेवल तो मैंने बताया ही कि समय के साथ साथ इसका डिफिकल्टी लेवल, कठिनाई का स्तर है, जटिलता का स्तर है, वो इसमें बढ़ाते जाते हैं या बढ़ा दिया जाता है। तो ये पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण आपने जाना कि कैसा होता है। मैं साथ में कुछ जिनके इंपॉर्टेंट पब्लिक डोमेन में इंटरनेट पर जिनसे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें उपलब्ध हैं, वो तस्वीरें भी मैं साथ में लेकर आया हूं ताकि हम बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ पाएं। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के बाद आता है आकार फलक परीक्षण, जिसको कहा जाता है फॉर्म बोर्ड टेस्ट। फॉर्म बोर्ड टेस्ट। अब देखो, एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि अब तक जितने भी परीक्षण मैंने आपको 3-4 बताए, ये वो परीक्षण है जिनको हल करने के लिए या जिनका उत्तर देने के लिए जो हमारा व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, प्रयोज्य है, उसको कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे कुछ एक्टिविटीज करवाई जा रही है। अब ये फॉर्म बोर्ड टेस्ट क्या है? आई होप आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये एक लकड़ी का एक पूरा सा गत्ता सा है, जिसके अंदर कुछ सफेद बक्से वो खटका बना हुआ है, एक कोई ये तारा बना हुआ है, एक ये गोला बना हुआ है, एक प्लस का निशान बना हुआ है, एक यहां पर ट्रायंगल बना हुआ है, एक ये अर्धचंद्राकार कुछ बना हुआ है। अब इनको क्या है, निकाल दिया जाता है। ये गुटके हैं जो फिट हो जाते हैं, अपने अक्सर बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटीज देखी होगी। अब ये गुटके जो हैं ये निकल जाते हैं, इन्हीं गुटकों को बच्चे से वापस फिट करवाया जाता है कि भाई जैसे उस बच्चे को ये सारे निकाल दिए और फिर उस बच्चे को केवल अर्धचंद्राकार वाला दे दिया और कहा कि ये अर्धचंद्राकार वाला इनमें से किसमें फिट हो सकता है, बेटा फिट करके दिखा। अब वो अगर इंटेलिजेंट है, अवाचिक है, पर वर्बल की, इंटेलिजेंस की, साक्षरता की, लिटरेसी की जरूरत नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस यहां पर जरूरी है कि वो इतना इंटेलिजेंट है क्या जो इस आकार को समझ पाए कि ये जो आकार यहां पर इस्तेमाल हो रहा है ये कैसा आकार है। तो यही आकार फलक परीक्षण है। इस आकार फलक परीक्षण में, माफ कीजिएगा, 2 मनोवैज्ञानिकों का नाम आपको याद रखना है। एक है गोडार्ड और दूसरे है सैंगवाइन। गोडार्ड और सैंगवाइन, इन दोनों जनों के नाम आपको याद रखने हैं। तो याद रखिएगा कि इसमें गोडार्ड व सैंगवाइन के परीक्षण महत्वपूर्ण हैं। पूर्ण है। गोडार्ड और सैंगवाइन के जो परीक्षण हैं वो इस परीक्षण की श्रृंखला में, परीक्षण की माला में सबसे ज्यादा उपयोगी हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए अब इसमें जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपको मैंने बात बताई कि छेद के अनुरूप ब्लॉक को फिट करना पड़ता है, फिट करना पड़ता है। भाई जिस तरह का छेद है उसमें कौन सा ब्लॉक आ सकता है? भाई ये स्टार है, तो ये स्टार अब किसके अंतर्गत आएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और उसको छेद के अनुरूप आपको उसमें फिट करना है, ये इसमें एक चीज जाननी है। और प्रयोग में की गई गलतियों को नोट करके लब्धांक निकाला जाता है। प्रयोग में की गई गलतियों को नोट किया जाता है और उन्हें नोट करके लब्धांक निकाला जाता है। जो भी लब्धांक या जो भी प्राप्तांक उस व्यक्ति का आता है, जो भी कोशेंट उस व्यक्ति का है, उसको इस हिसाब से जांच लिया जाता है। ठीक है, अब आकार फलक परीक्षण के बाद एक और बड़ा महत्वपूर्ण परीक्षण सामने आता है, वो है चित्र निर्माण और चित्र पूर्ति परीक्षण। देखो 2 परीक्षण है, एक है चित्र निर्माण, बच्चे के सामने एक चित्र उसको बनाने के लिए कहा जाए, और एक है कि उससे कोई एक अधूरा चित्र है वो पूरा करने के लिए कहा जाए कि भाई इसको पूरा करके दिखाओ। ठीक है, तो अब इसके बारे में कुछ 2-3 पॉइंट हैं, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से, जिनको हमें याद रखना है।
चित्र निर्माण में आयु के आधार पर चित्र निर्माण करने के लिए कहते हैं और चित्र पूर्ति में क्या होगा? चित्र पूर्ति में एक चित्र काट कर दिया जाता है जिसे पूरा करना होता है, जिसे पूरा करना होता है। तो यहां पर हमने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तिक अवाचिक बुद्धि परीक्षण देखे। आगे की जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।